गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चलेगा हमारा 15। देखिए चैप्टर है हमारा 15। चैप्टर का नाम है शिक्षा तथा ब्रिटिश शासन। चैप्टर 14 तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम चैप्टर 15 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस चैप्टर में हमें बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब अंग्रेजों का शासक था यहाँ पे, उस समय जो भारत की शिक्षा पद्धति थी या शिक्षा प्रणाली थी, उसमें किस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई, उनमें क्या क्या चेंज हुए, किस तरीके से किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया और अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति को लाने के पीछे क्या सोच थी, वो हम सभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी, जहां साधु संत विद्यार्थियों को शांत वातावरण में नगरों व कस्बों से दूर शिक्षित करते थे। यह व्यवस्था मध्यकाल में अनेक आक्रमणों तथा युद्धों के कारण विक्षुब्ध हो गई। जब ब्रिटिश भारत आए तब भारत में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के लिए कुछ शैक्षिक संस्थाएं थी जो सीमित पैमाने पर शिक्षा प्रदान करती थी। हिंदुओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठशालाएं तथा मुस्लिमों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब व मदरसे होते थे। इन संस्थाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों में प्राचीन ज्ञान शामिल था तथा नए ज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर मुख्य विषय धार्मिक लेख, पत्र लेखन, अंकगणित तथा व्याकरण से संबंधित कुछ विषय थे तथा उच्च स्तर की शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय व्याकरण, शास्त्रीय भाषाएं यानी संगीत, संस्कृत, अरबी, फारसी, साहित्य, कानून, तर्क, औषधि तथा खगोल शास्त्र थे। रटकर या पुनरावृत्ति कर स्मरण करना प्रचलित था तथा आधुनिक ज्ञान अधिकांश अस्तविहीन था। भारत की शिक्षा के पिछड़ेपन के लिए इन संस्थाओं को आरोपित किया जा सकता है, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान से भारतीयों को दूर रखा था। अब आती है हमारी नई शिक्षा प्रणाली जो ब्रिटिशों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली को नई शिक्षा प्रणाली कहा जा सकता है। इस शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया गया था, किंतु भारतीय भाषाओं की सामान्य उपेक्षा की गई थी। देखिए इसमें जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी, उसमें जो भारतीय भाषाएं थी उनकी जो उपेक्षा की गई थी। विज्ञान तथा तर्कशास्त्र के कुछ भाग पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए थे, किंतु ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इंजीनियर नहीं बल्कि क्लर्क बनाना था, जो ब्रिटिश कार्यालयों में कार्य कर सके। तकनीकी शिक्षा अधिकांश अस्तविहीन थी। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों में शिक्षा प्रणाली का चेंज तो किया, शिक्षा तो देना चाहते थे, लेकिन वो किस लिए, ताकि भारत के लोग पढ़ लिख कर उनके काम आ सके, वो क्लर्क का काम कर सके। क्योंकि हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो अंग्रेज होते थे वो भारतीयों को उच्च पदवी नहीं दिया करते थे, वो उन्हें कौन सी जो निम्न होती थी उन्हें उसी पदवी को दिया करते थे। और जो अंग्रेज थे उनकी एक सोच थी कि हमें सिर्फ अपर लोगों को, अपर जो क्लास है उसको शिक्षा देनी है, निम्न क्लास जब उनके संपर्क में आएगी तो वो अपना आप मतलब कि छनकर उन तक शिक्षा पहुंच जाएगी। वो निस्तारण विधि भी कहलाई थी एक तरीके से, जिसके बारे में शायद हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को शिक्षित करने के उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं किया। केवल कुछ ही अंग्रेज विद्वानों ने इसकी अनिवार्यता का अनुभव किया। वॉरेन हॉस्टिंग ने शुरुआती तौर पर 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसे की स्थापना की। उस समय तक ब्रिटिश राजनीतिक तौर पर अधिक शक्तिशाली नहीं थे और उनके हृदय में पूर्वी संस्कृति तथा ज्ञान के प्रति कुछ सम्मान था। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। फिर भी कोलकाता में पारसी तथा अरबी भाषाओं के अध्ययन के लिए मदरसे की स्थापना की गई। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश निवासी जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी में कार्य करने
वाले सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की भारतीय भाषा व प्रथाओं के अनुसार स्थापना की। देखिए इसमें बताया गया है कि 1800 ईस्वी में, देखिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने और किस कौन से स्कूल की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे देखते हैं। ईसाई मिशनरी पूर्वी शिक्षा के विरुद्ध थे। उन्होंने ईसाई धर्म के परिवर्तन के अपने परम लक्ष्य के साथ भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ के लिए आग्रह किया, किंतु कंपनी इस बात के लिए सहमत नहीं थी। अब आता है शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ। देखिए शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी कब हुआ, किस कारण से हुआ, वो हम देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक खर्च उपलब्ध कराया, किंतु आने वाले वर्षों में यह अल्प धनराशि भी खर्च नहीं की जा सकी। इस धनराशि के उपयोग न होने का एक कारण इस बात पर विवाद भी था कि कौन सी भाषा का उपयोग शिक्षण के माध्यम के रूप में होना चाहिए। प्राच्यविदों का विचार था कि यह धनराशि भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, व्यापारशी के अध्ययन तथा शिक्षा में खर्च होनी चाहिए। दूसरी तरफ मिशनरी और जोर दे रही थी कि यह धन अंग्रेजी भाषा व शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। यह विवाद तब समाप्त हुआ जब विलियम वेटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की। यह स्तुति स्वीकार कर ली गई। देखिए जो लॉर्ड मैकाले थे, हम ये पढ़ेंगे भी, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो किसके द्वारा दी गई है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले ही थे जिन्होंने भारत शिक्षण के जो माध्यम को अंग्रेजी बनाया था। अब देखिए इन्होंने भारत में अंग्रेजों का शिक्षण माध्यम बनने के कारक कौन कौन से कारक थे। भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाने में मुख्यतः 5 कारकों ने कार्य किया जो निम्नलिखित थे। नंबर 1 था हमारा, देखिए नंबर 1 सबसे पहले हमारा आता है, ईसाई मिशनरी इस बात पर बल दे रही थी कि अंग्रेजी का प्रारंभ बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करेगा, और इसी समय कुछ उदारवादी तथा मानवतावादी यह चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता तथा समानता के विचारों की शिक्षा ग्रहण की जाए। अब नंबर 2 है हमारा, बहुत से भारतीयों का यह विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान करने में सहायक होगी। राजा राम मोहन राय इसके प्रमुख प्रवक्ता बने। नंबर 3 है हमारा, ब्रिटिशों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ तब तक नहीं किया जब तक वे राजनीतिक तौर पर सदृढ़ नहीं थे, किंतु अब वे राजनीतिक तौर पर सदृढ़ हो चुके थे। वे आश्वस्त थे कि अब उन्हें निर्णय को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिलेगी। नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ का उद्देश्य जनशक्ति पाना था जो सरकारी कार्यों तथा विभागों के लिए कार्य कर सके। नंबर 5, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग अंग्रेजी संस्कृति और अपनाए गए तथा ब्रिटिश वस्तुओं के उपभोक्ता बनेंगे, जो अंततः उन्हें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगा। अब जो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य संपूर्ण भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था। देखिए हम यहाँ पे लिखा है, इनका जो उद्देश्य था वो शिक्षित करना नहीं था, सीमित संख्या में भारतीयों को शिक्षित करके सरकारी सेवा में निम्न पदों के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों की आपूर्ति की जा सकती थी। 1843 से 1853 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में देसी भाषाओं को प्रारंभ करने के कुछ प्रयास किए गए, जब जेम्स थॉमस ने निम्न का शिक्षा माध्यम देसी भाषा रखा, लेकिन हाई स्कूल तथा कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा। देखिए शिक्षा के उसमें टाइम पर बहुत सारी चुनौती आई, बहुत सारे चेंजेस होते गए भाषा को लेकर, माध्यम को लेकर। जैसे कि आज कहा जाता है कि बच्चों को उस भाषा में ही ज्ञान मिलना चाहिए जो उसकी मदर टंग है भारत में, या फिर उसको ब्रिज बनाकर, जैसे अंग्रेजी अगर हम पढ़ाते हैं तो जो हमारी मदर टंग हिंदी है उसी में हम समझाते हैं बच्चों को ताकि वो अच्छे से समझ पाए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित अगला महत्वपूर्ण कदम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सर चार्ल्स के द्वारा उठाया गया। 1854 ईस्वी में की उनकी विज्ञप्ति भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाई। उसने इस विज्ञप्ति में निम्न स्तुति दी। नंबर 1, सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अंग्रेजी के माध्यम में
पाश्चात्य शिक्षा उपलब्ध कराना था, किंतु देशी भाषाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि जो भारत की देसी भाषाएं हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए नंबर 2 है हमारा, ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। नंबर 3, नगरों व जिलों में हाई स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। नंबर 4, स्वैच्छिक संघों को अनुदान करके विद्यालय तथा कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो है नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 है हमारा, शिक्षा के मानवीकरण व निरीक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय के स्वरूप पर कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में समृद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी विद्यालय तथा कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक कृषि संस्थान की तथा रुड़की वर्तमान में जो उत्तराखंड है में एक अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई व मद्रास में, 1882 ईस्वी में पंजाब तथा 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1916 देखिए 1916 ईस्वी में और 1921 ईस्वी तक भारत में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। वे मैसूर, पटना, ढाका, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़ तथा ओस्मानिया में थे। अब 1921 में से 1937 ईस्वी तक दिल्ली, नागपुर, आंध्र प्रदेश, आगरा तथा चिदम्बरम यानी मद्रास में 5 और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। विभिन्न स्थानों पर बहुत से प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय खोले गए। देखिए किस तरीके से आने वाले जो साल थे उसमें विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई और जो हमारे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय थे वो भी खोले जा रहे थे। जो अंग्रेजी शिक्षा के दोस्त थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए आज हमने पढ़ा कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कौन लेकर आए थे। देखिए लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था कि जो माध्यम होना चाहिए शिक्षा का वो अंग्रेजी होना चाहिए। और जो अंग्रेज लोग थे वो क्या था, वो हमारी जो मातृभाषा कह लीजिए या प्राथमिक विद्यालय के खिलाफ थे। मतलब कि वो प्राथमिक शिक्षा वो हमेशा उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देना चाहते थे और वो भारत के लोगों को इंजीनियर नहीं, मतलब कि अपने काम के लिए क्लर्क बनाने के लिए शिक्षा देना चाहते थे। देखिए हमने ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में पढ़ी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।